वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम जो कि माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर इसके बाद ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन स्किप करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको स्किप कर ही नहीं सकते, इसको कैसे ना कैसे पढ़ना ही है। तो ये सब तो थियरी रहता है, तो हम लोगों को इसे अपने ओन वर्ड्स में लिखना है और ओन वर्ड्स में लिखने के लिए कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। तो सबसे पहली बात, इस मॉडल का नाम माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि माइकल पोर्टर ने इस मॉडल को बनाया था, इसीलिए इस मॉडल का नाम माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल पड़ा। दूसरी बात, इस मॉडल का मतलब बिजनेस में क्या यूज़ है, किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका यूज़ क्या है? ये है ना, एक्चुअली हम लोगों को ना कंपटीशन बताता है। कंपटीशन मतलब कंपटीशन मार्केट में किस तरह का है, कितना है और कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कौन बताता है? 5 फोर्स मॉडल। और दूसरा, हम लोग को प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है, ये भी हम लोगों को बताता है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल बताती है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव, मतलब इसके बाद फिर इसका जो 5 फोर्स मॉडल है वो कौन सी है? पहली कॉम्पिटिटिव राइवलरी, फिर इसके बाद दूसरी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रीट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट और फिर थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो फिर हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे कॉम्पिटिटिव राइवलरी होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक्चुअली ना जो हाइलाइट्स है मेन मेन उसको मतलब मैंने दिखाया है। इसको अगर आप लोग कम से कम अगर ऐसे भी याद करोगे ना तो अपने मन से ना पूरी थियोरी लिख सकते हो, बस अपने ओन वर्ड्स में इसको समझना है। तो हम लोग पहला टॉपिक क्लियर करेंगे, क्या? कॉम्पिटिटिव राइवलरी, ये है क्या? तो देखो, कॉम्पिटिटिव राइवलरी हम लोगों को बताता है मार्केट में कंपटीशन कितना है और फिर इसके बाद कितने मतलब कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और हर एक कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है, ये चीज़ें हमको कौन बताती है? कॉम्पिटिटिव राइवलरी। देखो, अगर कोई भी मतलब समझो ऑलरेडी कहीं किसी ने मार्केट में वड़ा पाव की दुकान खोली है और मुझे क्या करना है, मैंने भी मतलब मुझे मार्केट में एंट्री करना है और मैं भी वड़ा पाव की ही दुकान खोलना चाहती हूँ, ठीक है? तो अब मैं मार्केट में एंट्री कर रही हूँ, तो ऐसे ही तो एंट्री कर नहीं सकती ना, मुझे कुछ ना कुछ तो भी क्योंकि सामने भी वड़ा पाव की ही दुकान है, अगर मैं भी वड़ा पाव की दुकान खोलूँगी तो मेरा उतना प्रॉफिट होगा क्या? हो भी सकता है, उसके लिए भी कुछ रीज़न है, और नहीं होगा उसका भी कुछ रीज़न ही होगा। तो देखो, राइवलरी कंपटीशन हाई कब रहेगा? राइवलरी कंपटीशन हाई तब रहेगा जब जब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई रहेगा। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मतलब मेरा भी वड़ा पाव का दुकान है और सामने वाले के पास भी वड़ा पाव, सामने वाला भी वड़ा पाव ही बेचता है, लेकिन क्या सीन हो रहा है कि पब्लिक मेरे पास नहीं आ रही है, सामने वाले के पास जा रही है। सामने वाले के पास क्यों जा रही है? हो सकता है सामने वाला मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाता होगा और हो सकता है कि वो थोड़ा सस्ते में बेचता होगा, इसलिए पब्लिक उसके पास ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है। तो अब ऐसे में मैं लॉस तो नहीं देख सकती ना, तो मुझे क्या करना होगा? राइवलरी कंपटीशन अगर हाई है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे, अगर मैं चाहती हूँ कि कस्टमर मेरे बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हों, तो मुझे उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना होगा और फिर इसके बाद अपने बिज़नेस का एडवर्टाइज़मेंट करना होगा, ठीक है? और मतलब एडवर्टाइज़मेंट तो करना ही होगा और फिर इस पर डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना होगा। तो ये सब कब करना होगा? जब राइवलरी कंपटीशन हाई रहेगा। और अगर राइवलरी कंपटीशन लो रहेगा तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसे केस में जो मेरा मतलब क्या बोलते हैं, जो भी मेरा बिज़नेस रहेगा, वो ऑलरेडी जो वो चाहता है कि वो कित प्रॉफ़िट, वो जो अर्न करना चाहता है वो प्रॉफ़िट अर्न कर रहा है। और फिर इसके बाद उसका जो स्ट्रेंथ है मार्केट में वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो राइवलरी कंपटीशन जब लो रहेगा तो ऐसा, और राइवलरी कंपटीशन जब हाई रहेगा तो क्या करना है? एडवर्टाइजिंग और डिस्काउंट, ठीक है? दूसरा, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूट होता क्या है? तो सब्स्टिट्यूट मतलब देखो, जैसे कि मेरे पास पेंसिल है और पेन है, ये दो चीज़ है, और एग्ज़ाम में मुझे बोला गया है कि आप पेंसिल से भी लिख सकती हो और पेन से भी लिख सकती हो। तो अचानक मैं पेन से लिख रही हूँ और अचानक से क्या हुआ कि मेरा पेन ख़त्म हो गया, तो मैंने क्या किया, ऐसे टाइम पे पेंसिल से लिखने लगी। तो पेन, पेंसिल, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया।
अगर हो सकता है शायद एग्जाम्पल ना समझे तो दूसरा देखो, मैं ऑटो का एग्जाम्पल और ट्रेन का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश में मेरे पास छाता नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ट्रेन से जाऊँगी तो पहले तो मुझे स्टेशन चल के जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो इससे क्या होगा कि बारिश गिरेगी, मैं भीग जाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, रास्ते पर ही ऑटो ले लूँगी। तो ट्रेन किसका सब्स्टिट्यूट हो गया, ऑटो का। ऑटो किसका सब्स्टिट्यूट हो गया, ट्रेन का। ठीक है, तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा, सब थ्रीट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट ज़्यादा कब रहेगा और कम रहेगा, तो क्या करना है। तो सबसे पहली बात, थ्रीट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट हाई कब रहेगा, जब मार्केट में मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ उसका सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल होगा। जैसे पेन का मतलब, बच्चे अगर पेन से नहीं लिख सकते हैं तो कौन सी चीज़ से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं। तो अगर इसका सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होगा तो इससे मेरा जो थ्रीट रहेगा न्यू सब्स्टिट्यूट का, वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और थ्रीट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट लो कब रहेगा, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, टी किसका सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी का। वैसे मैंने और भी 2-3 सब्स्टिट्यूट्स बताए हैं एग्जाम्पल में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा है थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो एंट्रेंट्स क्या होता है, देखो, एंट्रेंट्स मतलब न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स मतलब ये एक ऐसा बिजनेस होता है जैसे मैंने ना अभी तक मार्केट में एंट्री की नहीं है, मार्केट में एंट्री की नहीं है, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल है कि अगर मैं मार्केट में एंट्री करूँगी तो बोलते हैं ना, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा सोच कर एंट्री करूँगी, कुछ ऐसा प्लान करके एंट्री करूँगी कि बाकी जो बिज़नेस है उसको मेरे बिज़नेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो देखो, थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई कब रहेगा और थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो कब रहेगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई कब रहेगा, जब बैरियर्स होंगे। बैरियर्स मतलब ऐसा बोल सकते हैं रुकावट, ऐसी कोई चीज़ जो रुकावट डालती हो। मतलब मैं मार्केट में अपना बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, रुकावट डाल रही हैं। जैसे कि, तो थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई कब रहेगा, जब बैरियर्स होंगे। बैरियर कौन से, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एंट्री। कॉस्ट ऑफ एंट्री मतलब मैं मार्केट में एंट्री करना चाहती हूँ लेकिन मुझे उसके लिए कुछ चुकाना होगा, कुछ कॉस्ट चुकाना होगा। दूसरा, गवर्नमेंट का पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पर मैंने लिखा भी है बैरियर का, आप लोग इसको रिफ़र कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें अगर होगी तो थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये सब बैरियर्स होंगी तब, और जब ये सब बैरियर्स नहीं होंगी तो थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, लो होगा। और स्पेसिफिक नॉलेज देखो, मतलब जो भी बिज़नेस है, जो भी इंडस्ट्री है, अगर उसको ये सब बैरियर्स होते हैं तो उन लोगों को किसी स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन लोगों को कुछ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में सबसे पहले सप्लायर होता क्या है। देखो, सप्लायर क्या होता है, हम लोगों को शायद ऐसे ही समझ में आ जाता होगा कि सप्लायर क्या होता है, लेकिन लिखना है तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सप्लायर रिफर्स टू द फर्म डेट प्रोवाइड इनपुट्स टू द इंडस्ट्री। मतलब सप्लायर एक ऐसा फर्म होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है, किसको, इंडस्ट्री को। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बिज़नेस ओपन किया है और तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ही क्या मैं मैन्युफैक्चर तो हूँ नहीं ना, मैं मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रही हूँ ना। तो मैं जाऊँगी ना किसी से लेने के लिए वो सेम सामान, मैं किसी सप्लायर के पास जाऊँगी, किसी होलसेलर के पास से जाऊँगी और वहाँ से वो सामान मैं अपने पास लेकर आऊँगी, उसके बाद ही मैं उसको बेच पाऊँगी। ठीक है, तो सप्लायर का मतलब शायद समझ गया होगा, जो सप्लाई करता है प्रोडक्ट को, किसको, इंडस्ट्री को। और फिर इसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई कब होगा, लो कब होगा, वो पढ़ेंगे। तो देखो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई कब होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मतलब जो कंपनी है, सॉरी, जो सप्लायर है वो क्या कर, उसका जो बार्गेनिंग पावर है, बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग का तो मतलब समझ ही रहा होगा। तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई कब होगा, जब फ्यू सप्लायर होंगे मार्केट में। फ्यू सप्लायर मतलब बहुत कम, रेयर। जब रेयर सप्लायर होंगे मार्केट में और जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम अवेलेबल होगा और जो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग है वो बहुत ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मतलब, जैसे मेरा बिज़नेस है और मैं सप्लायर के पास जा रही हूँ सामान लेने के लिए, तो उस एक तो पहली बात सप्लायर कम है, दूसरी बात रिसोर्सेज भी कम है, तीसरी बात कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मतलब अगर मैं इस सप्लायर के पास से सामान नहीं लेती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस सामान को बहुत दूर से लाना होगा, क्योंकि मेरे एरिया में तो मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि ढेर सारा शॉप्स अवेलेबल ही हो।
तो फिर जो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग है मतलब किसी और जगह से अगर मैं लेकर आती हूँ तो मेरा ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, ऐसा समझ लो कि अगर मैं इस सप्लायर को छोड़कर किसी और सप्लायर के पास जाती हूँ तो वो सप्लायर मेरे पहचान का तो है नहीं, तो हो सकता है मेरा ज़्यादा पैसा खर्चा हो। तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई होगा और ये तीनों चीज़ प्रॉब्लम्स होगी तो जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर की वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और सप्लायर क्या है, सप्लायर सामने वाले की मजबूरी देखकर, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं सप्लायर के पास गई तो सप्लायर फ़ायदा उठाएगा। फ़ायदा किस चीज़ की उठा सकता है वो, उसको पता है कि रिसोर्सेज कम हैं और सप्लायर्स भी कम हैं और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई है, तो ऐसे टाइम पे सप्लायर मेरे साथ चीटिंग कर सकता है, धोखा कर सकता है। कैसे, वो ना मुझे वो कभी भी प्रोडक्ट मतलब जो रिसोर्सेज है उसका जो प्राइस है वो कभी भी बढ़ा सकता है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे ले सकता है। फिर ऐसे टाइम में मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसे टाइम में मैं ये बोल सकती हूँ कि जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर का वो बहुत ज़्यादा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज़ लो। लो कब रहेगा बार्गेनिंग पावर, जब सप्लायर ढेर सारे होंगे मार्केट में, रिसोर्सेज ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी लो होगा। मतलब अगर मुझे ये सप्लायर नहीं देता तो मैं इजीली जाकर किसी और सप्लायर से ले लूँगी। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग क्या है, लो है, मैं इजीली किसी और के पास से ले सकती हूँ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो है। सप्लायर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब अगर मुझे ये सप्लायर मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, अगर इसने मेरे साथ धोखा किया तो मुझे पता है कि मार्केट में और भी सप्लायर से मैं जाकर उनके पास से ले लूँगी वो सेम प्रोडक्ट। दूसरा स्कार्स रिसोर्सेस इसमें था। लो में क्या होगा कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होगा, अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो मैं किसी के पास से भी ले लूँगी। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ऐसे में क्या होगा, लो होगा। लो होगा तब ये सारी चीज़ों का मुझे क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर कौन होता है, बायर वो बायर कस्टमर होता है जो क्या करता है, कंज्यूम करता है किसको, प्रोडक्ट को, और द फर्म हु डिस्ट्रीब्यूट द इंडस्ट्री प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। और क्या होता है, जो फर्म क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को किसको, फाइनल कंज्यूमर को। अब बार्गेनिंग पावर जो है वो बायर का हाई कब होगा, लो कब होगा, तो देखो बार्गेनिंग पावर जो है बायर का वो हाई तब होगा जब मार्केट में बायर्स कम होंगे, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो होगी और सेम प्रोडक्ट होगा। मतलब समझो मेरा शूज़ का शॉप है, ठीक है, अब मेरे शूज़ के शॉप पे बायर्स जो हैं वो बहुत कम हैं और फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी लो है। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो मतलब जो मेरे मेरे दुकान पे जो मेरे कस्टमर आए हैं ना वो इजीली जाकर किसी और के पास से वो सामान ले सकते हैं, बाजू वाले के पास से वो सामान ले सकते हैं। तो बताओ ऐसे देखो तो बार्गेनिंग पावर ऐसे में हाई कैसे हो सकती है बायर की। फॉर एग्जांपल मेरा शूज़ का शॉप है, मेरे पास कस्टमर बहुत कम है, धंधा मतलब जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है, प्रॉफिट उतनी आ नहीं रही है, ठीक है, तो मेरे पास बायर भी बहुत कम है और फिर ना सेम प्रोडक्ट ही है, जैसे मेरे दुकान पे जो शूज़ है वो बाजू वाले के पास भी है और उसके बाजू वाले पास भी है, सबके पास है वो। और फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी लो है, मतलब कि मेरे पास से नहीं लिया तो ये मेरा कस्टमर बाजू वाले के पास से भी ले सकता है। तो मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल है सबके पास और फिर इसके बाद मेरे पास, तो अगर ये प्रोडक्ट ईज़िली सबके पास अवेलेबल है और मेरे पास बायर कम है तो ऐसे टाइम में मैं क्या करूँगी, बायर को अगर मैंने 250 प्राइस बताया है और बायर बोलता है नहीं मुझे 200 में चाहिए, तो मुझे बायर को देना पड़ेगा। क्यों बायर को देना पड़ेगा, क्योंकि बायर मेरे पास बहुत कम है, फ्यू बायर है, थोड़े ही बायर हैं और मुझे अपना दुकान चलाना है। तो ऐसे में मैं कह सकती हूँ कि जो बार्गेनिंग पावर है बायर का वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज़ लो। लो कब रहेगा, जब लार्ज बायर रहेंगे, किसी भी शॉपकीपर के पास ढेर सारे बायर होंगे, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे और फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई होगा और प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। जैसे मेरी दुकान है, मेरे पास सबसे अलग, मेरे पास जो शूज़ मैंने रखे हैं वो सबसे यूनिक रखे हैं, सबसे अलग रखे हैं और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी हाई है। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई मतलब मेरे पास जो शूज़ 250 का मिल रहा है वो बाजू वाले के पास 350 का मिल रहा है और दूसरी पास मेरे पास कस्टमर्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो बायर है वो मुझसे बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मैं कह सकती हूँ कि जो बार्गेनिंग पावर है बायर की वो क्या है, लो है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा। एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड में ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे पता है ये और हो सकता है मुझे कमेंट में आप लोग बताएं भी कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करके, लेकिन फिर भी मेरी स्पीड तो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया है धीरे धीरे समझाने का। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ही लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।